उसी से इंशाल्लाह शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है कि थोड़ा सा आप दोस्तों के साथ जो है कि क्वेश्चन आंसर हो जाए कि जो कल पढ़ा था आप लोगों ने, उसमें मतलब अगर आपसे पूछा जाए या जो चीजें कल डिस्कशन हुई थी तो उसमें क्या कुछ आप बता सकते हैं। जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि आइलैंड जो है वो जमीन का एक ऐसा टुकड़ा था जिसके चारों तरफ पानी होता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड अगर आपसे पूछें तो बता देंगे जी? मैसेज करें और कमेंट करें तो फिर जो है हमें पता चले फीडबैक का ना आपका। सही है जी, ग्रीनलैंड जी। अच्छा जी, इसी तरह आप बताएं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था वो कितने डिग्री नॉर्थ में था या साउथ में था, डिग्री कितनी थी जी? ये मैसेज कीजिएगा जी, कमेंट करें जी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था वो कितने डिग्री नॉर्थ है या साउथ है जी? 23 पे तो नहीं था जी। हमने कल आपको बताया था कि 23.5 डिग्री है, ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है जी। 23.5 है जी, ये नॉर्थ पे आएगा। और इसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न था वो साउथ पे आएगा 23.5 पे। आर्कटिक सर्कल कितने डिग्री पे था जी? आर्कटिक सर्कल जी, ये 66.5 डिग्री पे था आर्कटिक सर्कल। याद रखिएगा जी, 23.5 पे जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। इसी तरह आर्कटिक सर्कल और इंटार्कटिक सर्कल। अच्छा जी, अब जो है वो स्टार्ट करते हैं जी। आप दोस्तों के साथ थोड़ा सा पता चल गया, फीडबैक आ गया कि दोस्तों को याद है जी। इसी तरह ये देखें कि हम जर्नल सी डिस्कशन हुई थी, जर्नल सी चीजें डिस्कस हुई, तो आप लोगों के माइंड में जो है वो क्वेश्चन जो है फीड होना शुरू हो गया है। तो इंशाल्लाह यही हमारा तरीकाकार है, स्टोरी बनाते हैं और स्टोरी के अंदर जीके को फिट करते हैं। तो इस तरह इंशाल्लाह अज़ीज जो मेरा अपना एक यकीन है कि जब पूरा कोर्स कंप्लीट होगा तो अल्लाह के हुक्म से जो है वो बहुत ज्यादा तब्दीली जो है वो आपको आएगी। और एक आपको बता दूं कि बेसिकली लर्निंग की एक डेफिनेशन है कि लर्निंग जो है वो बेसिकली क्या करती है, चेंज इन बिहेवियर। बिहेवियर में तब्दीली आती है जी लर्निंग से। ये कोई दोस्त कह रहा है वीडियो नहीं आ रही उधर, देखिए कोई नेट का इशू होगा जी आपका, हमारे पास तो ठीक है। तो आप ये देखें कि चेंज इन बिहेवियर, आप याद रखिएगा कि जब भी कोई किसी जगह पे आप जाते हैं, कोई मीटिंग अटेंड करते हैं, किसी मतलब है कि मजलिस में जाते हैं, अगर तो उस टाइम के अंदर आप रहते हुए कुछ गेट करते हैं, कुछ नॉलेज आपको मिलता है, तो समझ लीजिएगा कि लर्निंग हो रही है। अगर आप देखेंगे एक पूरे 2 घंटे का या 1.5 घंटे 3 घंटे का आप सेशन अटेंड करते हैं लेकिन कुछ भी आपके पल्ले नहीं पड़ता, तो उधर आप चाहे 6 महीने बैठे रहेंगे फिर लर्निंग नहीं होगी। क्योंकि लर्निंग स्टार्ट हो जाती है जब आपका माइंड सेट जो है वो दोनों पार्टीज का मिल जाता है। तो इस वजह से आप याद रखिएगा कि हम जो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बिल्कुल आपके जो है कि लेवल पे जाके हम जीके को जो है कि ये आपके डिलीवर करेंगे लेक्चर जी। अभी शुरू करते हैं। कल तो हमने किया था लैटिट्यूड किया था, इक्वेटोरियल लाइन की थी और उनको डिस्कस किया था। अभी आज हमने शुरू करना है इंशाल्लाह लॉन्गिट्यूड जी, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह एक हिस्ट्री का टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे जी। इधर वो डस्टर, अच्छा जी, आज लॉन्गिट्यूड डिस्कस करते हैं और उसका क्या मकसद है जी। क्योंकि इसमें हमने डिस्कस करना है कि एक, आप खुद देखें कि एक मैच लगता है इंडिया में, ये क्या फुल स्क्रीन कहते हैं करें जी? सही नजर आ रहा है आपके पास? इधर तो ठीक नजर आ रहा है जी, थोड़ा सा इसको पीछे करें ना ये, ताकि बोर्ड सारा नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा ना। तो एक दफा वीडियो को,
ऐसे एक दफा वीडियो ऑफ करके ना फिर करेंगे। ठीक है, अब आ रहा है जी, अब ठीक नजर आ रहा है, एक दफा बता दीजिएगा ताकि फिर हम शुरू कर दें। अब सारे दोस्तों को वीडियो ठीक नजर आ रही है? जी ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब चलते हैं। आपने याद रखना है कि लॉन्गिट्यूड का भी दो काम होते हैं। जिस तरह लैटिट्यूड का काम था, एक तो टेम्परेचर बताता है, दूसरा दूसरा आपने याद रखना है कि क्या करता है काम जी, वो लोकेशन बताता है। इसी तरह आपने याद रखना है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दोनों, लोकेशन तो दोनों बताते हैं, और साथ क्या होता है जी इनका कि ये जो लैटिट्यूड है वो टेम्परेचर बताएगा और लॉन्गिट्यूड जो है वो टाइम बताएगा। तो अब देखते हैं जी, सबसे पहले कि लॉन्गिट्यूड जो है इसको कैसे लिखना है जी। ये लाइन हमने कल भी खींची थी, जिसको आपने याद रखना है, जिसका नाम क्या है, प्राइम मेरिडियन, जीरो मेरिडियन और जीएमटी बोलते हैं जिसको, प्राइम मेरिडियन, इसे जो है वो जीएमटी भी बोलते हैं जी। ग्रीनविच मीन टाइम लाइन है जी, आपने याद रखना है, ये 1884 में बनी थी। जोग्राफिया दानों ने ये बेसिकली जो है वो लाइन खींची है दुनिया को समझने के लिए। ये सारी लाइनें हैं, याद रखिएगा, ये इमेजिनरी लाइनें हैं, इमेजिन की गई हैं, कोई भी ये परमानेंट लाइन जमीन के ऊपर लगी हुई नहीं है जी। इसी तरह अगर आप देखें तो ये जीरो मेरिडियन भी इसी लाइन को बोलते हैं, जीरो मेरिडियन। तो एक लाइन के तीन नाम आपने ध्यान में रखने हैं, प्राइम मेरिडियन, जीएमटी और जीरो मेरिडियन। आपको पता है ये जीएमटी तो हर दोस्त जिसके पास मोबाइल है, जब वो टाइम सेट करता है तो जीएमटी +5 आता है। वो क्यों आता है वो भी आज डिस्कस करेंगे जी। और जैसे कि इंडिया में एक मैच लगता है 7 बजे, हमारे मुल्क में 7:30, अपना हमारे मुल्क में 7 बजे ही देख लिया जाता है जी। क्या कह रहे हैं? अच्छा अच्छा जी, आप ये देखें तो याद रखिए कि जो मतलब है कि इंडिया का हमारा टाइम डिफरेंस है उसको देखना है। उसके बाद आप देखें तो अमेरिका और मतलब जापान का टाइम किस तरह हमने काउंट करना है। आज हमने पूरी दुनिया के हर मुल्क का टाइम आपके साथ इंशाल्लाह, आप यहाँ पे इस क्लास के बाद किसी भी मुल्क का टाइम निकालना चाहेंगे तो वो निकल आएगा जी। सबसे पहले आप देखें तो ये लाइन जो है 0 डिग्री पे है। ये क्या करती है जी, जमीन को वेस्ट और ईस्ट में डिवाइड करती है, वेस्ट और ईस्ट में डिवाइड करती है। और कितनी लाइनें हैं जी, आपने याद रखना है, लॉन्गिट्यूड जो है वो ऐसे लाइनें ऊपर से नीचे आएंगे जी। ये वर्टिकल लाइंस है जी, इन सब लाइनों को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। ये ध्यान में रखिएगा जी, ये क्या है, लॉन्गिट्यूड है जी। इन्हें हम तूल बल्द बोलते हैं, उर्दू में हम इन्हें छोटी क्लासों में क्या बोलते थे जी, तूल बल्द। और लॉन्गिट्यूड है जी, कल हमने पढ़ा था लैटिट्यूड, वो हॉरिजेंटल लाइनें थी जी। ये आप याद रखिएगा, वो इस तरह की जो लाइनें हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं जी, लैटिट्यूड। ये जो लॉन्गिट्यूड है ये 180 वेस्ट है और 180 ईस्ट है जी। और जो लैटिट्यूड थे ये 90 डिग्री नॉर्थ था जी और 90 डिग्री साउथ है जी। तो आपने याद रखना है कि टोटल हमारे पास जो लॉन्गिट्यूड की लाइनें हैं वो 360 है, 360 लॉन्गिट्यूड है और 180 जो है वो हमारे पास लैटिट्यूड है। ये जेन कल क्वेश्चन आ सकता है कि टोटल लॉन्गिट्यूड जो है वो कितने हैं जी। तो जेन में रखिएगा कि लैटिट्यूड टोटल जो है वो 180 है और टोटल लॉन्गिट्यूड जो है वो 360। अब आप देखेंगे तो काम था इनका लोकेशन का, तो पहले हम इन दोनों की जो है लोकेशन को देखते हैं कि कैसे वो लोकेशन फाइंड आउट करते हैं जी। सबसे पहले देखें तो ये जो लाइन थी इसके ऊपर नॉर्थ है, इसके नीचे साउथ है,
और ये जो लाइन है इसके इधर जो है वो ईस्ट है और इसके इधर वेस्ट है। हम कहते हैं कि एक मुल्क है जी जो 20 डिग्री नॉर्थ है। अब ये देखें तो ये 20 डिग्री नॉर्थ, ये 10 डिग्री कर देते हैं, इसी तरह ऊपर ये लाइन लगाते हैं 20 डिग्री नॉर्थ, ये 20 डिग्री नॉर्थ है जी। हम समझते हैं कि ये कंट्री इसी लाइन के ऊपर है जी, ठीक है जी। ये तो समझ आ गई कि ये एक मुल्क है जो 20 डिग्री नॉर्थ है, तो हमें पता है वो इस लाइन पे आता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो इधर है या इधर है। फिर इसके साथ हमें हेल्प लेनी पड़ती है, किसकी जी? करो थोड़ा, ठीक है, वो ठीक नहीं होगा। अच्छा जी, अब आप जेहन में रखना है, आपने पहली बात तो की है कि जनाब के एक मुल्क है, पहले आप पास एक आपके पास जो है वो सिचुएशन है कि आप सबसे पहले आप देखें कि 20 डिग्री नॉर्थ एक मुल्क है जी। हमने उस एक लाइन खींच दी, लेकिन हमें एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए एक और मतलब है कि रकम की जरूरत है जो हमें मिलेगी लॉन्गिट्यूड की सूरत में। अब याद रखें कि अब हम कहते हैं कि एक मुल्क है जो 20 डिग्री नॉर्थ है, तो नॉर्थ पे आ गया, लेकिन वो उसके साथ हम कहते हैं वो 20 डिग्री ईस्ट है जी। अच्छा जी, आप ये देखें कि ये 20 डिग्री नॉर्थ है जी, ठीक है जी, और इसी तरह 20 डिग्री ईस्ट आएगा तो ये 0 है, ये 10 डिग्री है, ये 20 डिग्री है। अब आप ये देखें कि ये 20 और ये 20 इस जगह पे आपस में क्रॉस कर रहे हैं। तो इस तरह जब भी किसी मुल्क की आपने लोकेशन फाइंड आउट करनी है तो दोनों चीजें आपको चाहिए, लैटिट्यूड भी चाहिए और लॉन्गिट्यूड भी चाहिए। इस तरह ज़हन में रखिएगा कि सिर्फ लैटिट्यूड से आपको लोकेशन नहीं मिलेगी, ना ही सिर्फ लॉन्गिट्यूड से। तो इस तरह देखें कि ये तो फाइंड आउट हो गया। मैंने कल भी आपको बताया था कि पाकिस्तान का जो लैटिट्यूड है वो 24 से लेके 37 नॉर्थ है, और पाकिस्तान का लॉन्गिट्यूड 62 से लेके 75 ईस्ट है। अब आप खुद देखेंगे इसको जहां फिट करेंगे तो वो लोकेशन पाकिस्तान की आ जाएगी। अच्छा जी, आपने याद रखना है कि ये वाला तो पोर्शन मतलब है कि हमने जनरल लोकेशन का किया। एक ये भी आ जाता है जी कि एक मुल्क है जी वो कह देता है कि अच्छा जी, आपने याद रखना है कि एक लोकेशन का सेटअप ये भी आ जाता है कि वो कहता है कि एक मुल्क है कि जो 20 डिग्री नॉर्थ है और 30 डिग्री ईस्ट है। मिसाल है ये, एक वो कहता है कि मुल्क कौन सा है या कॉन्टिनेंट कौन सा है जी। तो अब ये देखिए कैसे आप करना है। जब वो बात करेगा नॉर्थ की तो जेहन में रखिएगा कि इस लाइन से ऊपर आपने देखना है, ये नीचे वाला सारा पोर्शन आपके लिए यूजलेस हो गया। लेकिन जैसे ही वो बात ईस्ट की करेगा तो ये वेस्ट वाला सारा पोर्शन आपके लिए इररेलेवेंट हो जाएगा। इस लाइन से आपने इधर आ जाना है। ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो कौन सा पोर्शन रह जाएगा? ये। तो यहां पे आप देखें ये जो लाइन गुजर रही है ये गुजरती है यूरोप से, यूरोप के बाद ये आती है नीचे अफ्रीका से होती हुई नीचे जाती है। तो इस आप देखें कि अफ्रीका भी इस पे आ गया, यूरोप भी है, फिर उसके बाद इधर कौन सा पोर्शन आता है जी? एशिया। तो 3 कॉन्टिनेंट है। फिर जितनी डिग्री इधर आएगा ईस्ट वाली साइड पे हमें अंदाजा लगाना आसान हो जाएगा कि वो किस कॉन्टिनेंट में मुल्क आता है। तो ये तो ध्यान में रखिएगा कि ये लोकेशन का सेटअप था। अभी हम करते हैं टाइम के हवाले से कि टाइम कैसे निकालना है। सिंपल सा तरीकाकार है जी कि टोटल लॉन्गिट्यूड कितने हैं? 180 ईस्ट है और 180 वेस्ट है। तो 180 कितने हो गए जी? 360, 360। अब 360 आपके पास पूरे लॉन्गिट्यूड है और एक दिन में टोटल टाइम कितना होता है? 24 घंटे होते हैं जी। अगर 24 घंटों के मिनट बनाएंगे तो मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो इसके क्या बनेगी जी? 1440। टोटल एक दिन के अंदर जो टाइम है ना वो 1440, 1440 जो है वो आपके मिनट होंगे।
अब आपके पास 1440 मिनट है, 360 लाइनें हैं। आपने याद रखना है कि इधर इनको अगर तकसीम करें, 360 को बाहर रखें, 1440 को अंदर रखें, तो 4 के ऊपर ये तकसीम होगा जी। तो 1440 जो है ये पूरा पूरा तकसीम हो जाता है जी। तो एक लाइन, एक लॉन्गिट्यूड का टाइम आपने याद रखना है कितना निकला है, 4 मिनट। तो दोबारा एक दफा बता देता हूं क्योंकि दोस्तों को कहीं ये ना हो समझ ना आई हो। तो सबसे पहले देखें कि 360 लॉन्गिट्यूड है। 360 लॉन्गिट्यूड को अगर आप देखें तो उसके साथ हमारे पास 24 घंटे का टाइम आ जाता है जी। 24 घंटे जो है उनको अगर मिनटों में हम करें तो क्या बनता है जी, 24 मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा और ये 1440 मिनट बनेंगे। 1440 मिनट को जब हम डिवाइड करेंगे 360 से तो इसका जवाब आएगा 4 मिनट। तो एक लाइन का टाइम आपने याद रखना है 4 मिनट जो है वो फोकस करके 4 मिनट जो है वो आपने याद रखना है जी। अब लाइन का टाइम तो निकल आया 4 मिनट। एक फार्मूला है जी जिसके तहत हम पूरी दुनिया का टाइम निकालते हैं। अगर कोई बंदा ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएगा, लॉन्गिट्यूड, ये दोबारा देख ले, मैंने पहले आपको बताया था कि ये 360 जो है ये लॉन्गिट्यूड है जी और 180 लैटिट्यूड है। ये याद रखिएगा, कल पेपर में ये पूछ सकता है कि टोटल लैटिट्यूड कितने हैं, टोटल लॉन्गिट्यूड कितने हैं। ये देखें 90 डिग्री अपना साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ, ये लैटिट्यूड है। आप ध्यान में रखिएगा ये वाली लाइनें जो है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइनें जो है ये लैटिट्यूड है, ये वर्टिकल लाइनें जो ऊपर से नीचे आ रही हैं ये लॉन्गिट्यूड है। और लॉन्गिट्यूड आप देखें तो 180 वेस्ट और 180 ईस्ट है जी। अच्छा जी, आप याद रखिएगा कि ये हमने निकाला है 4 मिनट। तो 4 मिनट का जो फार्मूला है आपने याद रखना है कि अगर ईस्ट से आप वेस्ट की तरफ जाएंगे, हर लाइन पे आपने क्या करना है जी, 4 मिनट का की जो कमी करते जाना है। ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो आपने माइनस करना है, 4 मिनट कम करते जाना है। मिसाल है इधर से आप यहां तक जाते हैं तो कितनी कमी करेंगे जी, आप खुद देखें। ये 180 लाइनें हैं, यहां से लेके यहां तक कितनी लाइनें हैं जी, 180। अब 4 मिनट की कमी करते हैं तो आप देखें कि इसको मल्टीप्लाई करें तो 720 मिनट की कमी होगी। 180 लाइनों पे कितनी कमी हो जाएगी, 720 मिनट की। और इसी तरह आगे यहां से यहां जाते हैं तो यहां पे भी 180 लाइनें हैं तो 720 मिनट। टोटल कमी जो है वो आपने याद रखनी है, 1440 मिनट की कमी हो जाएगी। तो इस वजह से जितना आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे कमी होगी, और जब वेस्ट टू ईस्ट आते हैं, इधर से आप इधर आएंगे तो हर लाइन पे 4 मिनट का इजाफा आपने करना है। तो इसी तरह 1440 मिनट का इजाफा हो जाएगा। तो इस तरह याद रखिएगा, वेस्ट टू ईस्ट जाना है तो इजाफा करना है और ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो कमी करनी है। उसकी वजह क्या है जी, आपको पता होना चाहिए कि सूरज कहां से निकलता है जी, ईस्ट से सूरज जो है वो निकलता है। आप समझ ले ये सूरज है, तो पहले किसको रोशन करेगा जी, पहले जापान का एरिया है उसको रोशन करता है, फिर इसी तरह आगे चाइना का एरिया गुजरते गुजरते फिर आगे। अच्छा जी, आप ये देखें तो इस अंदाज में जब इस एरिया का बंदा मूव करेगा अमेरिका की तरफ, तो अभी इधर तो पुराना दिन है जी, अभी मतलब है यहाँ पे प्रॉपर मतलब है कि वो दिन आया ही नहीं है। इस वजह से आप याद रखिएगा कि जब उधर से बंदा आएगा तो वो कमी करेगा, लेकिन अगर इधर से वो ऐसे इधर मूव करता है तो इधर तो एक नया दिन आ चुका था। इस वजह से उसे अपने आप को मतलब इजाफा करना पड़ता है उसको, मतलब है कि आप याद रखें कि यहां से जित 4 मिनट का हिसाब से वो इजाफा करता जाएगा और उधर जाएगा, और उधर से कमी भी करेगा तो 4 मिनट के हिसाब से करेगा। अब एक क्वेश्चन आता था कि GMT +5, याद रखिएगा कि GMT +5 जो है वो किस तरह होगा जी, उसका क्या कंसेप्ट है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं जी। ये है वो
जगह इंग्लैंड का शहर लंदन आप कर ले जी, और यहां पे आ गए पाकिस्तान है, यानी कि पाकिस्तान के साथ है ना GMT+5। तो ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान और, ठीक है, तो आप ये देखें तो क्या हो जाता है कि पाकिस्तान का, मैंने आपको बताया था कि लॉन्गिट्यूड क्या है जी, 75। पाकिस्तान का लॉन्गिट्यूड 75 है, एंड पे जो है यानी 62 से 75 है। अब अगर इंग्लैंड से हम अपने टाइम का अंदाजा लगाएंगे तो ज़हन में रखिएगा कि वेस्ट टू जब ईस्ट आते हैं तो ऐड करेंगे, तो अब देखिए कि कितना ऐड करना है, 4 मिनट ऐड करना है हर लॉन्गिट्यूड पे। तो अब इधर से हम ऐड करते हैं तो 15 लाइनें क्रॉस करेंगे तो 1 घंटा, यानी 15 चौका 60, 1 घंटा ऐड होगा जी। फिर 30 लाइनों पे 2 घंटे होंगे, फिर 60 लाइनों पे 4 घंटे होंगे, फिर 75 लाइनों पे 5 घंटे होंगे। तो आप याद रखें कि जब 75 लॉन्गिट्यूड क्रॉस करेंगे तो टोटल 5 आवर का एडिशन होना है। तो ये ज़हन में रखिएगा, इस अंदाज में GMT+5 होता है। अगर अभी आप अपने मुल्क, अपने जो पाकिस्तान में बैठ के आप अंदाजा लगाते हैं कि इस वक्त यूके के शहर यानी यूके के अंदर क्या टाइम होगा, तो हमें अपने टाइम में से 5 घंटे माइनस करेंगे तो किसका टाइम बन जाएगा जी, वो यूके का टाइम बन जाएगा, क्योंकि यूके हमसे 5 घंटे पीछे है। जो पीछे है हमसे, ये ज़हन में आपने रखना है, जो भी मुल्क है, मिसाल है कि ये लाइन है, ये पाकिस्तान का मतलब है, पाकिस्तान है जी, तो इसके जो इधर है वो हमसे आगे है, जो इधर है वो हमसे पीछे है। इधर वालों का जब हम अंदाजा लगाएंगे तो हम ऐड करेंगे, और इधर वालों का जब हम अंदाजा लगाएंगे तो हम माइनस करेंगे। तो ये आपने याद रखना है जी। जो टाइम अभी मतलब है कि जो टाइम है हमारे पास, इसमें से आप 5 घंटे माइनस कर देंगे तो वो यूके का टाइम जो है वो बन जाएगा, क्योंकि GMT+5 है जी। तो हर लाइन पे 4 मिनट है, जी ज़हन में रखिएगा, हर लाइन पे 4 मिनट। कम कैसे करने हैं, ईस्ट टू आपने याद रखना है, वेस्ट जाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, कमी करेंगे, और अगर वेस्ट टू ईस्ट आएंगे तो इजाफा करेंगे। इसकी एग्जांपल हम एक देते होते हैं कि मंडी बहाउद्दीन गुजरांवाला डिवीजन के लोग यूरोप बड़ा जाते हैं। यूरोप जब जा रहे होते हैं तो जाहिर बात है अपनी जमीनें गिरवी रख रहे होते हैं और जमीनें बेच रहे होते हैं, घर गिरवी रख रहे होते हैं, तो इस अंदाज में वो जाते हैं और कमी हो रही है पैसे की। लेकिन जैसे वो यूरोप पहुंच जाते हैं, फिर वहां पे सेट हो जाते हैं, तो जब 5-10 साल बाद वो वापस आते हैं तो उनको इजाफा हुआ होता है जी। तो आप ये देखें कि याद इस अंदाज में आप इसको कर सकते हैं कि यूरोप की तरफ जाना है तो कमी होनी है, यूरोप से वापस आ रहा है तो इजाफा होना है। क्योंकि इजाफा कितना करना है, हर लॉन्गिट्यूड के ऊपर जो है वो आपने याद रखना है कि 4 मिनट का है जी, और कमी भी 4 मिनट की। और इसमें जो आप याद रखिएगा, एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड के दरमियान जो फासला है वो 111 किलोमीटर है जी, और 69 माइल है। याद रखिएगा, दो लॉन्गिट्यूड के दरमियान जो फासला है ना, जिसके बाद 4 मिनट की कमी होती है या 4 मिनट का इजाफा होना है, वो 111 किलोमीटर है जी, और 69 माइल का वो एरिया बनता है जी। तो ये ज़हन में रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि दो लॉन्गिट्यूड के दरमियान फासला कितना है जी। अच्छा जी, आगे देखें, ये तो आपको समझ आ गई जी। तो अब आगे देखते हैं, एक है इंटरनेशनल डेट लाइन, क्योंकि आपने याद रखना है कि एक बंदा यहां से मूव करता है इधर से, और वो एंड तक यहां तक आता है तो पूरे एक दिन की कमी करेगा। इस तरह एक बंदा यहां से मूव करता है और यहां तक जाता है तो वो पूरे एक दिन का इजाफा करेगा। तो एक इंटरनेशनल डेट लाइन का कंसेप्ट है, याद रखिएगा। एक टेढ़ी सी लाइन आती है जी ऐसे, इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन आपने याद रखना है, इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, GMT बेसिकली बोलते हैं, ग्रीनविच जगह का नाम है, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन बोलते हैं जी।
GMT, क्योंकि ये वो जगह है जहां से पूरी दुनिया का टाइम स्टार्ट हुआ है। आपको पता है कि वैसे हर मुल्क का अपना टाइम है, उसको हम बोलते हैं सन डायल सिस्टम, यानी सूरज की मूवमेंट के साथ जो टाइम आता है उसका नाम क्या दिया गया जी, सन डायल सिस्टम उसे बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ आप देखो तो सूरज सबसे पहले शक्करगढ़ का एरिया जो है वहां से एंटर होता है पाकिस्तान में, तो उसको सूरज की मूवमेंट के साथ हम रखते हैं, तो इस वजह से उसका नाम दिया गया सन डायल सिस्टम। लेकिन इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है वो GMT है जी, क्योंकि इंटरनेशनल आप देखें ना कि उस दौर में यूके ही, वैसे अगर सेंटर देखा जाए तो कुछ जो हमारे लोग हैं वो खाना काबा को यानी सऊदी अरेबिया का एरिया मक्का जो है इसको सेंटर मानते हैं जमीन का, लेकिन क्योंकि यूके उस दौर में ज्यादा पावरफुल था तो इस वजह से इन्होंने ही फिर टाइम सेटअप किया और सेंटर जो है वो यूके को रख दिया गया। तो इस वजह से आप देख लें तो यूके जो है यहाँ पे अब वो सेंट्रल लाइन इधर खींची हुई है कि लंदन से गुजरती है। तो 1884 में ये निजाम आया था जिसको हम बोलते हैं जो ये स्टैंडर्ड टाइम है, इंटरनेशनल टाइम जो है। वैसे हर मुल्क का अपना भी टाइम है जिसको हम सन डायल सिस्टम बोलते हैं। अगर आप देखें तो पुराने जो फुकहा है, हजरत इमाम अबू हनीफा, इमाम मोहम्मद, तो उनका ना इख्तलाफ है आपस में टाइम पे, क्योंकि वो जमीन की शेडो के हिसाब से टाइम कह के जनाब सूरज का इतना मतलब है कि शेडो होगा चीजों का, तो उस हिसाब से ये असर की टाइम नमाज होगी या जोर की होगी तो उनके शेडो के साथ चलती है। तो इस वजह से आपने याद रखना है कि सुबह के टाइम जब सूरज निकलता है तो सारे शेडो मगरब की तरफ होते हैं, और जब मगरब की तरफ सूरज जाता है तो सारे शेडो जो है वो। अच्छा जी, आगे आप देखें जी कि ये तो था इंटरनेशनल डेट लाइन का। आपने सिंपल कंसेप्ट रखना है कि जो बंदा इसे ईस्ट से वेस्ट की तरफ क्रॉस करेगा पूरे एक दिन की कमी करेगा, और जो इसे वेस्ट टू ईस्ट क्रॉस करेगा वो पूरे एक दिन का इजाफा करेगा। लेकिन करना क्या है, जो बंदा आ रहा होता है वो पूरी जमीन का चक्कर काट के आता है, फिर जाके इसको क्रॉस करेगा, तो फिर यानी कि हर लॉन्गिट्यूड के ऊपर 4 मिनट की वो कमी करता जाएगा, तो 360 लॉन्गिट्यूड क्रॉस करेगा तो वो 1440 मिनट की कमी करेगा, यानी कि 24 घंटों की कमी होगी, तो फिर डेट बदल जाएगी। तो ये तो था जी, हमने आपके साथ आज लॉन्गिट्यूड को डिस्कस किया, कल हमने किया था लैटिट्यूड को डिस्कस किया था। अब हम एक छोटा सा टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे जी, तकरीबन आधे घंटे 40 मिनट का होगा वो इंशाल्लाह। उसमें आपको इसराइल का एक छोटा सा ओवरव्यू देंगे कि हम हिस्ट्री आपको कैसे करवाएंगे, क्योंकि ये तो था थोड़ा सा टेक्निकल काम जो हमने आपके साथ किया, कि लोगों को लगता है कि यार ये मुश्किल में डाल दिया, पता नहीं अब के समझ कैसे आएगी। तो इंशाल्लाह अभी आपको एक थोड़ा सा जॉली सा टॉपिक है जी, उसमें आपको समझ भी आएगी जी, और इंशाल्लाह जो है वो मजीद जो है आपके कॉन्फिडेंस को बहाल करेगा। आपने मुझे बताएं कि इस क्वेश्चन आया कि 90 + 90 = 188 मींस ये लैटिट्यूड है। जी जी, मैंने आपको सिंपल बताया था कि आपको भी मेरा ख्याल है क्लियर नहीं हुआ कि लैटिट्यूड जो है वो बेसिकली हॉरिजेंटल लाइनें हैं, ये वाली लाइनें जो है इनको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। और लैटिट्यूड जो है ये 90 डिग्री साउथ है और 90 डिग्री नॉर्थ है, ये टोटल 180 बनेंगे। लेकिन लॉन्गिट्यूड सारी वर्टिकल लाइनें हैं जो ऊपर से सीधी आ रही हैं, ठीक है जी, वो क्या शो करती हैं, वो वेस्ट और ईस्ट को शो करती है। समझा जी। तो अब एक और चीज चले डिस्कशन करते करते वो भी आ गई, आपने ध्यान में रखना है कि जो लैटिट्यूड है ना, इनको ये ग्रेटर सर्कल नहीं है, ये स्मॉलर सर्कल है। उनकी एग्जांपल मैं देता हूं, दो तरह के आपने सर्कल याद रखने हैं जी, एक है ग्रेटर सर्कल और एक है स्मॉलर, क्योंकि कल ये भी पूछ सकता है जी। तो याद रखिएगा ग्रेटर सर्कल और स्मॉलर सर्कल कौन कौन से, आप याद रखेंगे जितने लॉन्गिट्यूड हैं सारे लॉन्गिट्यूड आपने याद रखना है कि ग्रेटर सर्कल में क्या आता है जी, सारा लॉन्गिट्यूड जो है वो क्या आएगा जी, वो ग्रेटर सर्कल है जी। लॉन्गिट्यूड प्लस इक्वेटर इसमें आ जाएगा, याद रखिएगा ग्रेटर सर्कल में क्या आता है, टोटल लॉन्गिट्यूड, और उसके साथ क्या आएगा जी, प्लस इक्वेटर भी आ जाएगा, क्योंकि ये जो सेंटर वाली लाइन है
ये फुल बड़ी लाइन है, क्योंकि आपने याद रखना है जो लैटिट्यूड है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता छोटे होते जाते हैं। आप ये देखें ना, ऐसे लाइनें जाती जाएंगी तो एंड पे ये बिल्कुल छोटा हो जाएगा, छोटी छोटी लाइनें हो जाएंगी। तो इस वजह से जितने स्मॉलर सर्कल किसको बोलते हैं, टोटल आपका जो लैटिट्यूड है जी, लैटिट्यूड सारा है सिवाय किसके जी, इक्वेटर के। इक्वेटर वैसे तो लैटिट्यूड है लेकिन वो आता ग्रेटर सर्कल में है, उसके अलावा सारा आपका लैटिट्यूड जो है वो क्या हो जाएगा जी, वो स्मॉलर सर्कल आ जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को तो कल हमने एक्सप्लेन किया था। दोबारा आपको सिंपल इतना बता देता हूं कि दो लाइनें हैं जो 23.5 डिग्री, आपने याद रखना है, ये एक लाइन मिसाल है गुजर रही है 23.5 डिग्री पे, तो इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसी तरह 23.5 डिग्री पे नीचे जो लाइन गुजरती है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इन दोनों के दरमियान जो टेम्परेचर आता है उसको हम बोलते हैं हॉट जोन। तो ये तकरीबन जो है, मतलब है कि इंशाल्लाह जब आप कंटिन्यू प्रॉपर सेशन होगा उसमें मजीद फिर हम चीजें को डिस्कस कर लेंगे जी। क्योंकि अब ये सिंपल आप याद रखें कि ग्रेटर सर्कल लॉन्गिट्यूड है प्लस इक्वेटर है, स्मॉलर सर्कल जो है वो सारा लैटिट्यूड, और इस बीच से निकालना किस चीज को है जी, इक्वेटर को। इक्वेटर के अलावा सारा जो है वो स्मॉलर सर्कल है जी। अभी चलते हैं जी इसराइल की तरफ। आप ये बताएं कि इसराइल को इसराइल क्यों कहा जाता है जी, उसकी वजह क्या है जी। इसराइल जो मुल्क है इसको इसराइल क्यों कहा जाता है जी। आप इतने सारे दोस्त पढ़े लिखे हैं, आप इतना एक मैसेज करें मुझे कि इसकी वजह क्या है जी, इसराइल को इसराइल क्यों कहा जाता है जी। किसी को पता है जी? जी, हजरत याकूब का टाइटल है जी, बिल्कुल जी, गुड। आप ये देखें जी कि इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि हजरत याकूब जो है ये किसकी औलाद है जी। तो सबसे पहले आप देखें तो हम एक ना मैप बनाते हैं आपके सामने इसराइल का। ये देखिए कि ये एक मुल्क है जी इसराइल, ये जूस कंट्री है जी। आपने याद रखना है इसके साथ इधर अगर आप देखें तो ये वाला मुल्क आता है जी इजिप्ट, और ये है जॉर्डन, ये आ जाता है वेस्ट बैंक, जगह का नाम है जी वेस्ट बैंक, और ये वाला है गजा, और ये आप याद रखें तो सीरिया है जी मुल्क, और ये छोटा सा मुल्क है लबनान। अब हम डिस्कस करते हैं जी कि इसको आपने याद रखना है कि इसराइल जो है वो, इसको क्यों इसराइल बोलते हैं जी। सबसे पहले आप देखें तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइटल्स पूछ लेता है जी पेपर के अंदर, इन्हें हम क्या बोलते हैं जी। आप देखें कि खलीलुल्लाह, इन्हें जद्दुल अंबिया भी बोला जाता है जी, इन्हें अबुल अंबिया भी बोला जाता है, इन्हें बुत शिकन भी बोला जाता है, बुतों को तोड़ने वाले। अब इनकी औलाद में आप देखें तो इनके दो बेटे हैं जी, एक का नाम हजरत इस्माइल है जी, और दूसरे बेटे का नाम हजरत इसहाक है जी। हजरत इस्माइल की वालदा का नाम हजरत हाजरा है,
और इनकी वालदा का नाम हजरत सारा है। हजरत सारा की बेटे इसहाक जो है, इनकी औलाद में आगे आते हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब का टाइटल था इसराइल। इसराइल का मतलब था खुदा का बंदा। खुदा के बंदे से जो नस्ल चली ना, उसको हम बोलते हैं बनी इसराइल। और वह बनी इसराइल जब यहां पे आबाद हो गई तो ये मुल्क क्या बन गया जी? इसराइल। तो इस वजह से आप देखें कि ये सारे क्वेश्चन जो है वो पास पेपर में ये सारे डिस्कस हुए कि जनाब याकूब का टाइटल क्या है, या हजरत इब्राहिम के टाइटल्स क्या है, उसके बाद इस्माइल की वालदा का नाम, इसहाक की वालदा का नाम, तो ये सारी चीजें आई है। तो अब चलते हैं ये टॉपिक की तरफ। आपने याद रखना है कि दुनिया के नक्शे पे इसराइल जो है वो कंट्री बना था 14 मई 1948। तो याद रखिएगा कि अब थोड़ी सी डिस्कशन आपके साथ कि ये स्टोरी हम जो आज लेके आपके लिए आए हैं, इसमें कैसे जी आपने कि ये जो स्टोरी है जी, इसमें अब देखें कि इसराइल दुनिया के नक्शे पे कैसे मुल्क। जी जी, आप ये बेसिकली देखें ना तो वो इनकी नस्ल से आगे आते हैं ना। मतलब आप देखें कि यहूदा जो है, जो हजरत याकूब का बेटा जो है वो यहूदा है, उससे जूस यहूदी बोले जाते हैं। तो मतलब है कि ये उस अंदाज में मतलब चलता है ना कि उसी नस्ल बनी इसराइल में से सारे नबी है ना। तो अब ये देखें जी कि आगे आपने याद रखना है कि 14 मई 1948 को दुनिया के नक्शे पे इसराइल आ गया था। उसके लिए हमें थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड लेके जाना पड़ेगा। वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार जो है ये 1 में टर्की जो है, आप याद रखिएगा कि टर्की एक बहुत बड़ी अंपायर थी जी, इसे ओटमान अंपायर बोलते हैं जी। ये कब बनी थी इसको भी लिख के लेते हैं, लेकिन पहले आप देखें कि ये वर्ल्ड वार में ओटमान अंपायर जर्मनी का साथ क्यों देती है। क्योंकि हालांकि इनके अच्छे रिलेशन थे किसके साथ जी? ब्रिटिश अंपायर के साथ, ब्रिटेन के साथ। तो पहले आप देखें जी ओटमान अंपायर ये बनी थी 1288 में। 1288 में ओटमान अंपायर, उस्मानी खिलाफत जो है ये बनती है जी। आपको पता है आजकल आप ड्रामा देख रहे होंगे अर्तुगल गाजी जो है, तो बेसिकली वही उसके फोर फादर्स हैं, यानी अर्तुगल का बेटा है उस्मान। उस्मान तुर्क जो है वो स्टार्ट करता है खिलाफत को। तो ये आपने याद रखना है 1453 में इनका पीक पॉइंट है कि इन्होंने क्या फतह किया था जी? इस्तांबुल फतह किया था। और ये 1923 तक रहती है जी ये खिलाफत। अब आप याद रखिएगा कि 1914 की जो वर्ल्ड वार है, आवाज चेक कीजिएगा जी, आवाज आ रही है? अच्छा, अब आप ये देखें इधर आ रही है यार, आपका कोई अपना इशू है नेट का। अच्छा जी, आपने याद रखना है कि ओटमान अंपायर जो है वो ये 1923 तक रहती है जी। तो आप इसको दोबारा देखें तो 1914 में ऐसे क्या हालात अपना आए थे कि जिसमें वर्ल्ड वार में ये ओटमान अंपायर जो है वो ब्रिटेन की तरफ जो है वो चली जाती है। अब इसको देखते हैं। पहला आप देखें तो एक चीज आई थी कि मतलब है कि इंडिया के अंदर, इंडिया के हवाले से देखा जाए, क्योंकि आपने याद रखना है कि ओटमान अंपायर जो थी ये पूरी मुस्लिम वर्ल्ड की अंपायर थी। जहां जहां मुसलमानों को इशू आया है वहां वहां ओटमान अंपायर ने क्या किया जी? अपना रोल प्ले किया। तो 1905 में 16 अक्टूबर पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी और इंडिया के लोग बहुत ज्यादा खुश थे जी कि ये हुई। और इससे ईस्ट पाकिस्तान जो बना, ईस्ट बंगाल था, वो लोग बड़े खुश हुए और यहाँ पे रिलेशन अच्छे होना शुरू हो गए। फिर आपको पता है इसी वजह से शिमला डेपुटेशन गया 1906 में। फिर इसी तरह 30 दिसंबर 1906 को क्या हो गया जी कि बनी है अपना ये मुस्लिम लीग बनी है। तो ये सारे अच्छे रिलेशन जा रहे थे, लेकिन अनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गई थी 1911 में। जॉर्ज 5 आया था, यानी कि फाइव जो लॉर्ड है या किंग है जो जिसने अपना इंडिया को विजिट किया था, ये 1911 में आया था।
इसने अनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल का अनाउंसमेंट कर दी जी। तो इस तरह रिलेशन हार्श होना शुरू हो गए। फिर 1912 में एक वार हुई है जिसको हम बोलते हैं बाल्कान वार। ओटोमान अंपायर के कुछ इलाके थे जिनके ऊपर ग्रीस ने अटैक कर दिया, जिस वजह से रिलेशन मजीद वेस्ट के साथ खराब हुए। फिर वार ऑफ ट्रिपोली, आपको होता है कि 1912 में एक वार है जी, इसका नाम क्या है, वार ऑफ ट्रिपोली। ट्रिपोली की वार है जी, इटली ने अटैक कर दिया था लिबिया पे। तो अब ये देखिए कि इन हालात में जो ओवरऑल मुसलमानों का जो स्टांस था वो वेस्ट के साथ मतलब एक कमजोर होता गया, ब्रिटेन के साथ कमजोर होता गया। तो 1914 की वर्ल्ड वार में ब्रिटेन ने क्या कर दिया जी, ब्रिटेन ने अपना फेवरेट नेशन जो है वो आर्मीनिया को बना दिया। इन हालात में फिर हमें किधर जाना पड़ा जी, जर्मनी की तरफ। तो आप याद रखिएगा 1914 की जंग में जो है वर्ल्ड वार में जर्मनी की तरफ चला गया जी टर्की जो है। अब जंग स्टार्ट हो जाती है। जब जंग स्टार्ट हुई और उसके बाद एक मुआहदा है जी, आपने याद रखना है कि बेलफोर्ड डिक्लेरेशन। बेलफोर्ड जो है ये 1917 में हुआ था जी। बेलफोर्ड अकॉर्ड भी से बोलते हैं जी। 1917 में आपने याद रखना है ज्यूज। वर्ल्ड वार में कौन कौन सी बड़ी पावर्स थी जी, एक तो इधर तो था जी, आपने याद रखें कि जर्मनी था, उसके साथ आप देखें तो ये ओटोमान अंपायर बड़ा मुल्क था जी। उधर अगर आप देखें ब्रिटेन बरतानिया था, फ्रांस था, जापान और उसके साथ मतलब रशिया, और ये बाद में यूएस भी वो शामिल हो गया जी, और इटली भी था। तो इस वजह से आपने याद रखिएगा कि सिर्फ बड़ी पावर क्या थी जी, वो बिग फाइव नेशन एक साइड पे थी, दो कंट्रीज जो है वो एक साइड पे थे। इन हालात में जीतना तो वैसे भी मुश्किल था टर्की और जर्मनी के लिए, लेकिन फिर भी ज्यूज से मदद मांग ली ब्रिटेन ने। 1917 के अंदर 1917 में मुआहदा हुआ था, जिस मुआहदे के तहत क्या किया गया जी, इन्होंने ज्यूज को कहा कि हमारी मदद करें और हमें जो है वो आप फाइनेंशियली सपोर्ट करें। ज्यूज ने ये कहा कि ठीक है हम आपको मदद तो करते हैं, लेकिन बदले में आप हमें क्या देंगे। तो ब्रिटेन ने कहा कि आपको क्या चाहिए, तो ये इलाका डिमांड किया था ज्यूज ने। आपने याद रखना है, अभी भी ये बेलफोर्ड डिक्लेरेशन जो है ये आप सर्च कर सकते हैं, 1917 में हुआ था, जिसके तहत जो है ज्यूज को ये इनका एग्रीमेंट माना गया था कि जंग के बाद अगर हम जंग जीत जाते हैं तो आपको यहाँ पे बात करेंगे। उसके हिसाब से आप देखिए एक और 1916 में एक मुआहदा है जी, जिस मुआहदे का नाम आपने याद रखना है साइज पिकॉट के नाम से है जी। साइज पिकॉट 1916 में हुआ था जी। ये मुआहदा जो है ये बेसिकली जो है वो फ्रांस और बरतानिया के दरमियान हुआ कि यानी जंग के बाद कौन कौन से इलाके जो है वो हमें मतलब है कि मिलेंगे जी। तो आपने याद रखना है इस मुआहदे के तहत 1916 में जो हुआ था, लेबनान और सीरिया मिलने थे फ्रांस को, और कुवैत, इराक और जॉर्डन ये और इसराइल ये मिलने थे फलस्तीन, अपना जो अपना है ब्रिटेन, इनको मिलने थे। तो सिंपल सा आप ध्यान रखिएगा कि 1916 में जो मुआहदा हुआ था उसके तहत कुवैत, इराक, जॉर्डन और फलस्तीन किसको मिलेगा जी, बरतानिया को, और लेबनान और सीरिया किसको मिलना है, फ्रांस को। तो इस अंदाज में ये डिवीजन हो चुकी थी। फिर बेलफोर्ड अकॉर्ड जो है उसमें ज्यूज की भी डिमांड मान ली गई थी। तो जैसे ही 1918 में क्या हो जाता है, जो 1918 में वर्ल्ड वार खत्म होती है, तो आपको पता है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स 1919 में आ गई थी, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जर्मनी के टुकड़े कर दिए जाएं और ओटोमान अंपायर के टुकड़े कर दिए जाएं। तो इस एग्रीमेंट के तहत यहां पे ज्यूज को आबाद करना शुरू कर दिया गया। आपको पता है कि 1919 में क्या हो जाता है जी, कि एक तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स आती है जी। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के रिएक्शन में आपने याद रखना है कि इंडिया में एक तहरीक चलती है जिसका नाम क्या है, तहरीक खिलाफत। आप याद रखिए कि
19 में कौन सी तहरीक चलती है जी? तहरीक खिलाफत 1919। आपको पता है कि इस तहरीक का मकसद क्या था कि उस्मान अंपायर जो है उसकी हिफाजत की जाए जी, उसको बरकरार रखा जाए, खलीफा बरकरार रहे और मुकद्दस मकामात जो थे वो मुसलमानों के कब्जे में रहे। तो खिलाफत मूवमेंट जो है कि ये बेसिकली इंडिया से चली थी। आपको पता है इस खिलाफत को कि इस मूवमेंट को अप्रिशिएट किया था पिछले दिनों जब तैयब उर्दगान आया था, तो उसने कहा था कि हमारे इंडियन मुस्लिम ने हमारी खिलाफत के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था जी। तो याद रखें कि ये 1919 में चली थी जी, और इसको खत्म करने के लिए आप याद रखें कि ये बाद में इसका हिस्सा, इस तहरीक का हिस्सा हिंदू भी बन गए थे, मुस्लिम भी बन गए, मुस्लिम तो ऑलरेडी थे, सिख भी बन गए थे, पूरी इंडियन कम्युनिटी शामिल हो गई। उसकी क्या वजह थी, किसी को पता है जी कि उसकी क्या वजह है? आप याद रखें कि एक एक्ट आया था रॉलेट एक्ट, इसको रोकने के लिए। आपने याद रखना है तहरीक खिलाफत को रोकने के लिए एक एक्ट आया था रॉलेट एक्ट। ये सर रॉलेट लेके आए थे। इस एक्ट में, ये 1919 में आया था, इस एक्ट में ये था कि इफ एनी पर्सन इज इन्वॉल्व अगेंस्ट कंस्पायरेसी अगेंस्ट स्टेट शुड बी शूट एट साइट, उसको गोली मार दी जाए। कोई बंदा अगर इन्वॉल्व होता है स्टेट के मामलात में तो उसको क्या किया जाए? उसको शूट एट साइट का ऑर्डर था जी, तो उधर ही गोली मार दी जाए। तो इस तरह क्या हो जाता है कि दोस्तों के वो इस एक्ट के खिलाफ लोग इंडिया के इकट्ठे हुए थे। 13 अप्रैल 1919 को जलियनवाला बाग है जी अमृतसर में, 13 अप्रैल है जी 1919। ये बड़ी दफा पेपर में आ चुका है कि जलियनवाला बाग ट्रेजेडी। बाग जो है जलियनवाला बाग ट्रेजेडी हुई है जी, आपने याद रखना है। ये बेसिकली अमृतसर में है जी, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल भी है। तो याद रखिएगा जलियनवाला बाग ट्रेजेडी 1919 में 13 अप्रैल को ये लोग इकट्ठे हुए थे और इस इhtजाज के किया इसके लिए कि जनाब। तो अब ये देखें कि क्या होता है जब ये जलियनवाला बाग ट्रेजेडी हुई तो जनरल डायर, बड़ी दफा क्वेश्चन आया कि किसने गोली चलाई थी, तो जनरल डायर ने गोली चलाई थी। जनरल डायर ने जब गोली चलाई तो 300 लोग मारे गए और 1500 लोग जो है वो जख्मी हो गए। तो इस ट्रेजेडी की वजह से आपने याद रखना है कि इसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि इस तरह नहीं होना चाहिए कि सारे लोग जो है वो मतलब है कि किसी को कोई मार दे और कहे जी ये स्टेट के खिलाफ था। तो ये इस तरह मतलब है कि लोग इसके खिलाफ उठे थे जी। तो आपने याद रखना है जी कि जलियनवाला बाग ट्रेजेडी 1919 में हुई थी, 13 अप्रैल को हुई थी। जनरल डायर ने गोली का ऑर्डर दिया, ये लोग मारे गए, इतने जख्मी हो गए और इसकी वजह से हिंदू भी शामिल हो गए, सिख भी शामिल हो गए और एक मेन लीडर जो है ना वो यहाँ पे मिला था तहरीक को, उसका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। अब आप देखेंगे कि गांधी मेन लीडर बन के उभरा है जी यहाँ पे। गांधी का आप देखें थोड़ा सा बैकग्राउंड, तो गांधी पैदा हुआ था 1869 में जी। अब इसमें देखें 1869 में गांधी पैदा हुआ था जी, मोहनदास करमचंद गांधी। आपने याद रखना है इसके वालिद का नाम जो है वो करमचंद है, इसकी मां का नाम पुतली बाई है। 1869 इंडियन गुजरात में पैदा हुआ। उसके बाद आला तालीम के लिए ये चला गया था इंग्लैंड और इंग्लैंड से ये सीधा गया था साउथ अफ्रीका और उसके बाद 1915 में ये वापस आया और बाबा जी के साथ इसकी पहली मुलाकात 1916 में लखनऊ पैक्ट में हुई थी। तो गांधी क्योंकि पहले लीडर बन चुका था साउथ अफ्रीका में, हिंदू कम्युनिटी के की फेवर में इसने तहरीकें चलाई थी। जैसे ही इसको इधर मौका मिला
आपको पता है 1919 में मुसलमानों की जो लीडर थे खिलाफत की वजह से, तहरीक की वजह से जेलों में थे, तो गांधी जो है वो मेन लीडर बन के उभरा। तो हमने याद रखना इसने तहरीक को आगे चलाया। इसी तरह 1920 में इंडिया में एक मूवमेंट चलती है जिसका नाम है हिजरत मूवमेंट। आपको पता है कि हमारे कुछ उलमाज जो थे उन्होंने फतवा दे दिया था कि इंडिया इज दारुल हरब, इंडिया जंग का मैदान है जी, और इंडिया जो है वो हमें यहाँ से मूव करना चाहिए। तो आपको पता है तकरीबन 18,000 मुस्लिम यहाँ से हिजरत करके अफगानिस्तान चले जाते। तो आपको ये सारी जो सिचुएशन बताने का मकसद था कि इन हालात में ओटोमान एम्पायर भी कमजोर हो गई, वो मतलब है कि एंड की तरफ जा रही थी, और वो जो इसराइल यानी फलस्तीन का एरिया था वो ब्रिटेन के पास चला गया। तो इन हालात में फिर पूरी दुनिया से ज्यूज जो है वो इकट्ठे करके यहाँ पे लाए गए जी। और आपको पता है कि 1937 में ज्यूज यहाँ पे इतने हो गए थे कि ये कहा गया कि इनको बकायदा जो है वो इनकी स्पेशल कोटा रखा जाए, जॉब्स के अंदर भी और असेंबली में भी इनकी सीटें होनी चाहिए 1937 में। और इस तरह फिर 14 मई 1948 दुनिया के नक्शे पे इसराइल जो है वो मुल्क बना। आपको पता है जैसे ज्यूज आए थे ना जी, तो क्या हो जाता है जी कि जब ज्यूज आए तो पहले तो उन्होंने जमीन यहाँ पे खरीदना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता जमीन खरीदते गए, और लोग जो थे वो गरीब थे, उन्होंने लगा कि जनाब होता क्या है कि इजीली आप देखें ना कि यहाँ के लोग जो गरीब थे उन्होंने कहा यार हमें जमीन के पैसे अच्छे मिल रहे हैं तो हम इसको सेल करते जाते। जैसे इन्होंने 50% खरीद ली तो उसके बाद क्या किया जी, इन्होंने बाकी पे कब्जे स्टार्ट कर दिए। उस वक्त मुसलमानों को लगा हम तो ट्रैप में आ गए। तो आपको पता है कि जब इन्होंने अनाउंस किया है 1948 को तो यहाँ पे जंग लगी है। आपने याद रखना है अरब इसराइल वार है जी, जिसमें इजिप्ट ने, ये मुल्क इजिप्ट है जी, इजिप्ट ये वो एरिया है जी, इसे हम बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला है जी, ये भी इजिप्ट का हिस्सा है। यहां पे आपने याद रखना है स्विज किनाल है, ये वाला जो पोर्शन है ये याद रखिएगा क्या है जी, स्विज किनाल। ये स्विज किनाल हो गई जी। आपने याद रखना है कि ये वो सी है जी, रेड सी, जिसको हजरत मूसा ने क्रॉस किया था, उस सी का नाम क्या है जी, रेड सी। इसी सी को क्रॉस करके हजरत मूसा सिनाई पेनिनसुला में आए थे। ये एरिया यहाँ पे आपने याद रखना है कोई तूर है जी, ये जो पहाड़ है जी यहाँ पे अल्लाह से हम कलाम होते थे, याद रखिएगा ये क्या है जी, कोई तूर। तो ये वाला पोर्शन आपने याद रखना है कि इसराइल को इधर से इजिप्ट लगता है जी। ये वाला मुल्क है जी जॉर्डन, हसाबे काफ का कंट्री है, हजरत याकूब की कब्र है यहाँ पे। ये मुल्क है जी सीरिया, इसे हम बोलते हैं आप देखें तो ये जो है बशार अल असद का कंट्री है। तो ये तीन ममालक ने ना अटैक कर दिया था बेसिकली किस पे जी, इसराइल पे, लेकिन कोई जो है रिजल्ट नहीं निकला। एक यहाँ पे आपने याद रखना है ऑर्गेनाइजेशन है जी, अभी भी है, इसका नाम है इख्वानुल मुस्लिमीन। इख्वानुल मुस्लिमीन, मुस्लिम ब्रदरहुड पार्टी, ये आपने याद रखें कि फाउंडर है हसन अल बन्ना। हसन अल बन्ना जो है ये फाउंडर है, 1928 में ये बनी थी। ये एक जिहादी जमात है, जैसे हम देखें हमारे यहाँ ये जमातुद दावा है, ठीक है जी, और भी कई ग्रुप हैं। इसी तरह ये एक जो लबनान में ऑर्गेनाइजेशन है, आप देखें लबनान में हिजबुल्ला है। हिजबुल्ला जो है आपने याद रखें कि ये भी एक जिहादी तंजीम है, 1982 में बनी थी, आगा हसन मौसवी ने बनाई थी जी। तो आप ये देखें कि 82 में ये बनी है, ये 1928 में बनी, ये लड़ती रही है जमात इधर 1948 में, लेकिन इसको बैन कर दिया गया इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से इजिप्ट में, और 1949 में हसन अल बन्ना को कत्ल कर दिया गया। इसी तरह आप देखें कि ये जंग गुजर जाती है जी,
फिर उसके बाद क्या होता है, एक और जंग है जी जो 1967 में लड़ी गई, बल्कि उससे पहले आपने एक जंग का जिक्र रखना है, 1956 अरब इसराइल वार है जी, सॉरी अरब इसराइल वार कह रहा हूं, जो नेशनलाइजेशन ऑफ स्विज किनाल पे लड़ी गई थी, तो 1956। तो याद रखें कि ये स्विज किनाल है जी, ये पहले क्योंकि ये बनी थी ब्रिटेन के दौर में 1859 से 1869, तो आपने याद रखना है कि ये स्विज किनाल बनी कब थी जी, 1859 से 1869, तो 10 सालों में ये तैयार हुई थी। ये रेड सी को कनेक्ट करती है ऊपर मेडिटेरेनियन सी से। तो आप याद रखिएगा, ये जब इजिप्ट आजाद हुआ है, अब अगर आपको बताएं कि इजिप्ट आजाद कब हुआ है, ये बेसिकली 1922 से आजाद हुआ है जी ब्रिटेन से, और ये जाके रिपब्लिक बनता है 1953 में। तो आप याद रखें कि 1922 से आजाद तो हो गया था, लेकिन जाके रिपब्लिक बना 1953 में, और 1954 में इसका लीडर बना था जमाल अब्दुल नासर। जमाल अब्दुल नासर जो है ये इसका लीडर बना है। उसने 56 में नेशनलाइज कर दिया था स्विज किनाल को। वो कहता था कि ये सिनाई पेनिनसुला भी हमारा, ये इजिप्ट भी हमारा, तो लिहाजा क्या होगा कि ये किनाल भी हमारी। लेकिन 1956 में जब उसने नेशनलाइज किया तो इसराइल, आगे इसके साथ था फ्रांस और ब्रिटेन, बरतानिया भी था जी, ये तीन ममालिक ने अटैक कर दिया इजिप्ट पे। तो याद रखिएगा ये भी एक जंग हुई है जी। फिर उसी तरह एक और जंग का जिक्र करते हैं, 1967 की वार है जी, अरब इसराइल वार। तो 1967 अरब इसराइल वार, ये दुनिया की सबसे छोटी वार है जी। आपने याद रखना है कि ये सबसे छोटी वार मतलब मानी जाती है, अरब इसराइल वार इसे बोलते हैं जी। तो आपने ध्यान में रखिएगा कि 6 दिन लड़ी गई थी, ये टोटली 6 डे वार है जी। और आपने याद रखना है कि ये कैसे लड़ी गई जी, ये इसराइल पे इन ममालिक ने, सीरिया ने, जॉर्डन ने और इजिप्ट ने अटैक किया था कि हम इनको खत्म कर देंगे। लेकिन क्या हो जाता है जी कि उल्टा रिजल्ट निकला, ये इसराइल ने सिनाई पेनिनसुला पे कब्जा कर लिया जी, इजिप्ट का। इधर ये पोर्ट है उकबा पोर्ट जॉर्डन की, इस पोर्शन पे आपने याद रखना है उकबा पोर्ट जॉर्डन की है, इस पे भी कब्जा कर लिया। ये जो एरिया आता है गुलान हाइट्स, इसको बोलते हैं गुलान हाइट्स, इस पे भी कब्जा किसने कर लिया जी, ये अपना इसराइल ने कर लिया। तो 3 ममालिक का एरिया जो है, ये गुलान हाइट्स स्टिल पास है किसके जी, इसराइल के। उकबा पोर्ट इन्होंने वापस कर दिया है, सिनाई पेनिनसुला आपको होता है कि वापस कर दिया है, क्योंकि इजिप्ट ने इनको, इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया था 1978 में। कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ था जिसके तहत अनवर सादात ने इनको एक्सेप्ट कर लिया था एज ए नेशन। फिर इन्होंने तकरीबन 1982 में ये वापस कर दिया। इसी तरह इनके भी रिलेशन जो है वो। तो अब ये देखें जी कि हम जनरल सा इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो आपने याद रखना है कि ऐसे आहिस्ता आहिस्ता जो है इसराइल जो है वो उसका एरिया बढ़ता गया है, और जंग की वजह से, इंटरनेशनल सपोर्ट की वजह से एक मजबूत कंट्री जो है वो बनता गया है। अब अगर आप देखें तो जो है कि 2 यहाँ पे एरियाज है, ये गजा है, ये वेस्ट बैंक है। गजा में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है, हमास, और इधर जो है वो आपने याद रखना है अल फतह, जिसे हम क्या बोलते हैं, PLO, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। PLO बनी थी 1964 में, और आपने याद रखना है कि हमास बनी है 1987 में। जो PLO है इसका फाउंडर है यासर अरफात, और ये जो हमास है ना इसका फाउंडर है शेख अहमद यासीन। शेख अहमद यासीन है जी। आपने याद रखना है कि शेख अहमद यासीन ये फाउंडर है जी। तो आपने याद रखना है कि जो PLO है ये बेसिकली एक जो है ना लिबरल जमात है जी थोड़ी,
क्योंकि ये चाहते हैं कि 1967 की वार से पहले जो फलस्तीन था, अगर आप उसको कंट्री मान ले, दुनिया उसको एक्सेप्ट कर ले, तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है, इसराइल भी रहे और हम भी रहे। लेकिन हमास वाले कहते हैं कि हमारी लड़ाई इलाके की है ही नहीं, हमारी लड़ाई है ज्यूज से। तो इस वजह से जब तक ज्यूज हैं तो हम लड़ते रहेंगे। तो इस तरह ये जस्ट हमने थोड़ी सी पिक्चर की है, प्रॉपर लेक्चर अभी नहीं दिया आप दोस्तों को। तो इस वजह से आज इतना रखेंगे जी। इंशाल्लाह जो है कि जब प्रॉपर सेशन स्टार्ट होगा तो इंशाल्लाह डिटेल चीजें A to Z जो है वो डिस्कस करेंगे। आप अपना फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि इस अंदाज में अगर आपको जीके तैयार होता है तो इंशाल्लाह मेरा ये मानना है कि ये भूलेगा नहीं जी। स्टोरी में चीजें आएंगी। अब कितनी डेट्स, कितने इवेंट्स हमने ये डिस्कस किए, लेकिन बंदे के ऊपर मेंटली तौर पे बर्डन नहीं पड़ता कि यार ये पता नहीं क्या मतलब है कि सिचुएशन है, कैसे हम इसको याद करेंगे। तो रिटेन करना आसान है और समझना चीजों को आसान है, क्योंकि आप पढ़ेंगे ना अपना एमसीक्यूज पढ़ेंगे तो उसमें मेरे भाई ये आ जाता है इशू कि एक चीज जहां पे पढ़े हैं तो 10 चीजें छोड़ के फिर एक आगे चीज आगे पढ़नी पड़ेगी। तो इस अंदाज में ये जस्ट अभी इसराइल का टॉपिक खत्म नहीं हुआ, ये तकरीबन 2-2.5 घंटों का टॉपिक है, लेकिन हमने जस्ट वह आपको एक हिंट के तौर पे थोड़ा सा समझाया जी। तो इस तरह रखते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो जी। जी ये 2 डेमो लेक्चर थे जी। आपने बता दूं कि जस्ट आप सारे दोस्तों के लिए, हालांकि हमने ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर हमारे लेक्चर जो है वो डेमो के तौर पे पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी दोस्तों की डिमांड हुई कि हमें डेमो लेक्चर चाहिए, तो हमने उनको डेमो लेक्चर दे दिया। लेकिन अब इसके बाद डेमो लेक्चर नहीं है। जो दोस्त रजिस्टर्ड होना चाहते हैं वो अपनी फीस जमा करवाएं और उसके साथ प्रॉपर जो है वो क्लास को ज्वाइन करें जी। ठीक हो गया जी, शुक्रिया। ये बंद कर।